नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था 16 महाजनपद पीरियड के बारे में दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। अराउंडली स्टार्टिंग के 6th सेंचुरी बीसी में हम जानते हैं टोटल 16 महाजनपद थे दोस्तों। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये 16 महाजनपद आपस में मर्ज होने लगे और आगे चल के केवल 4 ताकतवर महाजनपद बचे दोस्तों, जो थे आपके मगध, कोसाला, वत्स्या और अवंती दोस्तों। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे इन 16 महाजनपद में किस तरीके से मगध का इमरजेंस हुआ दोस्तों। सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है मगध के अंदर उसका नाम था दोस्तों हर्यंका डायनेस्टी, जो चली थी आपकी 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक दोस्तों। इसके जो फाउंडर थे दोस्तों वो माने जाते हैं बिंबिसारा, लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी दोस्तों उनका नाम था बृहद्रथा। हम जानते हैं महाजनपद पीरियड के दौरान दोस्तों छोटी छोटी सी ट्राइब्स हुआ करती थी और उन ट्राइब्स का एक राजन हुआ करता था जिसे किंग कहते थे दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों मगध के ट्राइब में एक छोटा सा ट्राइब में एक राजन हुआ करता था दोस्तों जिसका नाम था बृहद्रथा। इन्होंने क्या करा, हर्यंका डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी दोस्तों। उस टाइम पर कोई भी इनके पास कोई आर्मी नहीं थी, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बस एक एक्चुअल फाउंडर ही माना जाता है। कोई इन्हें बड़ा फाउंडर नहीं माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है बिंबिसारा को। लेकिन जो फाउंडेशन करी थी वो करी थी बृहद्रथा ने। ये उस टाइम पे इस ट्राइब के राजन हुआ करते थे। इन्होंने क्या करा, हर्यंका डायनेस्टी की नींव रखी और इनका बेटा आया भाटिया और इसके बाद इनका बेटा आया बिंबिसारा। बिंबिसारा दोस्तों वो पहला राजा था जिसके पास खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी थी दोस्तों। इसी वजह से बिंबिसारा को एक्चुअल फाउंडर माना जाता है किसका, हर्यंका डायनेस्टी का। लेकिन जो हर्यंका डायनेस्टी की असलियत में पहली नींव रखी थी वो रखी थी बृहद्रथा ने। तो दोस्तों आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। अगर ऑप्शन में होता है बिंबिसारा तो आप आंसर लगाओगे बिंबिसारा, लेकिन अगर ऑप्शन में बृहद्रथा दे रखा है दोस्तों तो एग्जामिनर चाहता है कि आप आंसर बृहद्रथा लगाओ, तो आंसर हो जाएगा बृहद्रथा। अगर ऑप्शन में बृहद्रथा दे रखा है तो, अदरवाइज आंसर होगा बिंबिसारा। तो हम चलते हैं। सबसे पहला राजा आता है दोस्तों कौन, बिंबिसारा, जिसके पास खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी थी दोस्तों। इसीलिए इसे हर्यंका डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। इसका टाइम पीरियड चला था 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक दोस्तों। इसे फाउंडर माना जाता है हर्यंका डायनेस्टी का। जैसे कि मैंने बताया ये किसका बेटा था दोस्तों, भाटिया का ये बेटा था दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। ये जो था दोस्तों बिंबिसारा, ये किसके कंटेम्परेरी था, ये गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी था। हम जानते हैं गौतम बुद्ध का जो देहांत हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था दोस्तों। और जो बिंबिसारा राजा बना था ये इसका जो राज्य चला था ये चला था अप टू 492 बीसी तक। तो हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध और बिंबिसारा दोनों एक ही टाइम पीरियड के दोस्तों। जो बिंबिसारा ने जो अपनी कैपिटल बसाई दोस्तों वो बसाई थी राजगीरा में। इसके बाद हम बात करते हैं जो बिंबिसारा था दोस्तों ये अपने राज्य के विस्तार को लेकर बहुत ज्यादा ही सीरियस था। इसने क्या करा, अपने राज्य को बढ़ावा करने के लिए कई मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे दोस्तों। मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्या होता है, अपने पड़ोस राज्य में जाकर ये शादी करते थे और जिससे इनके संबंध दूसरे राज्य से अच्छे हो जाते थे और इनके राजा जो राज्य होता था और ज्यादा मजबूत हो जाता था। इसी तरीके से टोटल इन्होंने 3 शादियां करी, मतलब 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे दोस्तों। पहली शादी करी इन्होंने कोशाला देवी से जो कि कोशाला के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी शादी करी इन्होंने चेलेना से जो कि वैशाली के राजा की बेटी थी। तीसरी शादी करी दोस्तों इन्होंने खेमा से जो कि मद्रा राजा की बेटी थी। जो इन्होंने शादी करी दोस्तों कोशाला देवी से जो कि प्रसेनजीत कोशाला राजा की बहन थी, उन्होंने इन्हें दहेज में एज अ डोरी काशी गिफ्ट करा दोस्तों। बिंबिसारा को दोस्तों श्रीनय के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है वो पहला राजा जिसके पास खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी थी दोस्तों। इन्होंने इनकी जो रिवाइवलरी थी दोस्तों वो अवंती के साथ थी। अवंती जो राज्य था उसके जो फेमस राजा थे उनका नाम था प्रियोदता। इनके साथ इनकी काफी अच्छी रिवाइवलरी थी, लेकिन बाद में जैसे समय आगे बढ़ा दोस्तों ये दोनों आपस में दोस्त बन गए, बिंबिसारा और अवंती भी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हर्यंका जो आपकी मगध है
इसके दौरान इसके संबंध अवंती के साथ अच्छे थे। अब हम बात करते हैं इनके अचीवमेंट के बारे में दोस्तों। बिंबिसार का जो अचीवमेंट है दोस्तों वो क्या है? बिंबिसार ने अपने शासनकाल के दौरान अंगा मगध, जो अंगा राज्य था दोस्तों, जनपद महाजनपद एक अंगा था, उसको अपने अंदर में अधीन कर लिया था दोस्तों। इसके बाद इनका पुत्र आता है, उसका नाम था अजातशत्रु, जिसका टाइम पीरियड चला था 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक दोस्तों। ये किसके बेटे थे? ये थे आपके बिंबिसारा और चेलेना के बेटे थे ये। इन्होंने क्या करा, अपने ही पिता बिंबिसार को मार दिया और खुद राजा बन गए। ये क्या थे? ये बुद्धिज्म से काफी ज्यादा प्रेरित थे, इसीलिए इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। कहां पर? राजगीरा में 483 बीसी में दोस्तों। इन्होंने क्या करा, जब अपने पिता को मार के खुद राजा बने, इन्होंने अपनी दोनों माता कोशाला देवी और चेलेना के राज्य पर हमला कर दिया। कोशाला और वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और इन दोनों राज्यों को अपने अधीन में कर लिया। साथ ही साथ इनके अवंती के साथ भी संबंध खराब हो गए और अवंती के डर से इन्होंने अपने कैपिटल जो थी राजगिरा, उसका फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया दोस्तों। यहां तक थी इनकी इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों। अब इनके बेटे आ जाते हैं उदयन। ये किसके बेटे थे? ये अजातशत्रु के बेटे थे। इनका जो टाइम पीरियड चला था दोस्तों वो चला था 460 बीसी से लेके 440 बीसी तक। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा पाटलिपुत्रा में दोस्तों। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस राजा का नाम बताओ जिसने अपनी कैपिटल को पहली बार पाटलिपुत्रा में शिफ्ट करा था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन क्या थे? ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे हरियंका डायनेस्टी के। इसके बाद इनके 3 सक्सेसर और आते हैं दोस्तों, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन एक बार उनका नाम जानना जरूरी है। वो 3 सक्सेसर थे दोस्तों आपके अनिरुद्धा, मांडा और नागदशक। नागदशक हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे दोस्तों। जब इनका शासनकाल चल रहा था तो इनके जो मंत्रिमंडल थे, इनके अमात्य मिनिस्टर, उनका नाम था शिशुनाग। उन्होंने राजविद्रोह करके इनको मार डाला, नागदशक को, और खुद राजा बन गए। शिशुनाग मिनिस्टर थे किसके? नागदशक के। इन्होंने, शिशुनाग ने नागदशक को मारा और खुद राजा बन गए। और यहां से शुरुआत होती है दोस्तों किसकी? शिशुनाग डायनेस्टी की। इस बात का हमें पता चलता है कहां से? श्रीलंकन टेक्स्ट से। शिशुनाग डायनेस्टी चली थी दोस्तों आपकी 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक। इसके फाउंडर कौन से हैं? शिशुनाग। शिशुनाग ही शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर हैं दोस्तों। इन्होंने अपनी कैपिटल को दोबारा से शिफ्ट करा कहां पे? राजगीरा में दोस्तों। अगर हम इनके अचीवमेंट की बात करें दोस्तों, शिशुनाग की, शिशुनाग ने अपने शासनकाल के दौरान ही अवंती के साथ जो चली आ रही प्रतियोगिता थी दोस्तों, उसको समाप्त करा और अवंती के ऊपर आक्रमण करके इसको अपने अंडर में अधीन कर लिया दोस्तों। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस राजा का नाम बताओ जिसने अवंती को अपने अंडर में लिया था, क्योंकि अवंती उस टाइम पे बहुत ताकतवर राज्य था। तो वो आंसर हो जाएगा आपका शिशुनाग। इन्होंने क्या करा, अपनी कैपिटल को बाद में राजगीरा से वैशाली की तरफ शिफ्ट करा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पेपर में पूछा जाता है, उस राजा का नाम बताओ जिसने अपनी कैपिटल को राजगीरा से वैशाली की तरफ शिफ्ट करा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा शिशुनाग। इसके बाद इनके बेटे आते हैं दोस्तों, इनके बेटे आते हैं कालाशोका। ये राजा बनते हैं। ये किसके बेटे थे? शिशुनाग के बेटे थे। कालाशोका को दूसरा काकावर्ना के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी कैपिटल को वापस से शिफ्ट कर दिया कहां पे? पाटलिपुत्रा में दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस राजा का नाम बताओ जिसने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्रा में शिफ्ट करा था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोका या फिर उदयन दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछता है उस राजा का नाम बताओ जिसने अपनी कैपिटल को पहली बार पाटलिपुत्रा में शिफ्ट करा था दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा उदयन। लेकिन अगर पूछता है उस राजा का नाम बताओ जिसने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्रा में शिफ्ट करा था दोस्तों, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलोगे। कालाशोका ऑप्शन होगा तो ऑप्शन कालाशोका लगाओगे, अदर उदयन आंसर होता है तो उदयन लगाओगे दोस्तों। फिर कालाशोका जो थे ये बुद्धिस्ट से काफी ज्यादा प्रेरित थे। इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई दोस्तों कहां पे? वैशाली में 383 बीसी में दोस्तों। इसके बाद जो कालाशोका थे इनको मार देता है कौन? महापद्मानंद दोस्तों। ये महापद्मानंद कालाशोका को मारकर खुद राजा बन जाता है और यहां से स्टार्टिंग होती है दोस्तों नंद डायनेस्टी की, जो चली थी आपकी 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक दोस्तों। जो महापद्मानंद है दोस्तों, इसने किसको मारा? कालाशोका को, और यहां से स्टार्टिंग करी किसकी? नंद डायनेस्टी की।
नन डायनेस्टी पहली डायनेस्टी है दोस्तों जो नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है दोस्तों। महापद्मनन नन डायनेस्टी के फाउंडर थे दोस्तों। इन्होंने कालाशकों को मारा और खुद राजा बन गए। अगर हम महापद्मनन के ओरिजिन की बात करें दोस्तों, इनका जो ओरिजिन है ये क्लियर नहीं है, किसी को नहीं पता कि ये किसके बेटे थे, क्या थे। लेकिन कुछ पुराण टेक्स्ट से ये बात पता चलती है और कुछ जैन टेक्स्ट से और कुछ ग्रीक टेक्स्ट से ये अलग अलग बातें पता चलती है। तो हम इस क्लियर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि इनके एक्चुअल फादर कौन थे। तो इनके ओरिजिन के बारे में दोस्तों अभी हमें क्लियर तरीके से पता नहीं होता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। महापद्मनंद को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें सर्वकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिय। दूसरा, इन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है और एक रात के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, आप इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो। महापद्मनंद के पास दोस्तों 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घोड़े और 6,000 दोस्तों वॉर एलिफेंट थे दोस्तों। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो ये कितना पावरफुल रूलर होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं इनके आगे की तरफ। इनके जो पुत्र थे दोस्तों, उसका नाम था धनानंद। धनानंद किसके बेटे थे? महापद्मनंद के बेटे थे। ये लास्ट रूलर थे किसके? नन डायनेस्टी के, या फिर आप ये भी कह सकते हो सेकंड रूलर थे नन डायनेस्टी के और ये लास्ट रूलर भी थे नन डायनेस्टी के। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें एग्रेमस और जेनेंड्रस के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक टेक्स्ट में ये बात लिखी हुई है। इसी के दौरान दोस्तों, धनानंद के टाइम पीरियड के दौरान ही अलेक्जेंडर ने भारत में आक्रमण करा था दोस्तों। धनानंद के लगभग 8 से 9 भाई थे दोस्तों, जो कि महापद्मनंद के बच्चे थे। अगर हम इसकी नीतियों की बात करें धनानंद की, तो धनानंद क्या था? जो नन डायनेस्टी दोस्तों, ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इनकी जो वीकनेस थी दोस्तों, अगर हम कह सकते हैं या फिर इनकी बेवकूफी कह सकते हैं, जो इनका पतन हुआ दोस्तों, क्योंकि धनानंद को हम सब जानते हैं किसने मारा था? चंद्रगुप्त ने मारा था और यहां से मौर्य डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है दोस्तों। ये बात हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल हम शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं इस वीडियो में। इनकी जो बेकार नीतियां थी दोस्तों धनानंद की, वो ये थी कि इन्होंने क्या कर रखा था? अपनी प्रजा के ऊपर ना काफी ज्यादा टैक्स लगा रखा था, जिसकी वजह से इनकी प्रजा जो थी धनानंद की, इनसे खुश नहीं थी। और दूसरा मेन रीजन ये था कि धनानंद जो थे ये नन डायनेस्टी, ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इसी वजह से जितनी भी आस पड़ोस की डायनेस्टी थी दोस्तों, वो सारी क्षत्रिय डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। इसी वजह से धनानंद नन डायनेस्टी वाला रूलर बाकी डायनेस्टी से चिढ़ता था और इनकी आपस में नहीं बनती थी। इसी चीज का फायदा उठाता है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की हेल्प से और बाकी सभी लोगों की हेल्प। चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त नंद डायनेस्टी के जो ये था रूलर था धनानंद को हटा देते हैं यहां से और खुद राजा बन जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या कारण थे जिससे मगध का इमरजेंस हुआ दोस्तों। पहला आता है इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर और दूसरा मेन कारण था दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर। इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से भी इसे रीड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके आगे की तरफ। कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए थे दोस्तों? सबसे पहला इन्वेजन हुआ था ईरानियन इन्वेजन, जिसे हम पर्शियन इन्वेजन भी कहते हैं। इसने इन्वेड करा था किसने? इसमें दरायस में। इसने भारत में आक्रमण करा और कुछ हिस्सा पंजाब का, इंडस का और सिंध का अपने अंडर में ले लिया था दोस्तों। इसका इफेक्ट क्या हुआ दोस्तों? इसका परिणाम ये निकला कि जो ग्रीक थे इन्हें इस बारे में पता चल गया कि इंडिया जो है वो वेल्थ का हब है दोस्तों। इसी वजह से जो अलेक्जेंडर होता है वो इंडिया में आक्रमण करता है आने वाले टाइम पर दोस्तों। अब हम देखते हैं जो बाद में मैसेडोनियन इन्वेजन होता है, जो अलेक्जेंडर इन्वेड करता है दोस्तों भारत में 326 बीसी के दौरान। अलेक्जेंडर सबसे पहले आक्रमण करता है कहां पे? पर्शिया में, ईरान की तरफ। पहले इसे अपने कंट्रोल में लेता है दोस्तों। अगर हम अलेक्जेंडर की बात करें दोस्तों, ये किसके बेटे थे? ये थे आपके फिलिप के बेटे थे, जो कि मैसेडोनियन के राजा थे। अलेक्जेंडर राजा बन जाता है 20 की उम्र में ही, और ये क्या करता है? पर्शिया को सबसे पहले पर्शिया में इन्वेड करके पर्शिया को अपने अंडर में ले लेता है। फिर ये भारत की तरफ बढ़ता है दोस्तों। जब ये भारत की तरफ बढ़ता है दोस्तों, तो तक्षशिला और अभिशारा सरेंडर कर देते हैं। तक्षशिला दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग राज्य था, लेकिन फिर भी ये सरेंडर कर देते हैं। लेकिन पोरस जो था दोस्तों, वो सरेंडर करने से मना कर देता है और अलेक्जेंडर के साथ युद्ध करता है। जब ये अलेक्जेंडर के साथ युद्ध करता है दोस्तों, तो आपने बैटल ऑफ झेलम या फिर
इसे विस्तास के नाम से भी जाना जाता है, विस्तासा, और हाइडसपास के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चली थी आपकी 326 बीसी के दौरान हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि बैटल ऑफ हाइडसपास किन दो राजाओं के बीच में हुई थी दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, जब इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है दोस्तों, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, इसका परिणाम ये निकल कर आता है कि अलेक्जेंडर उस लड़ाई को जीत जाता है, लेकिन ये लड़ाई जीतने में अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा ही नुकसान झेलने पड़ते हैं। लेकिन पोरस की जो आर्मी थी दोस्तों वो बहुत ज्यादा छोटी थी और अलेक्जेंडर की काफी बड़ी थी, फिर भी अलेक्जेंडर को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ये बहादुरी देखकर दोस्तों ये अलेक्जेंडर ब्रेवरी देखता है पोरस की, और इस वजह से पोरस के साथ ये क्या कर लेता है, संधि कर लेता है और पोरस इसे आगे जाने देता है। इस तरीके से अलेक्जेंडर पोरस के साथ संधि करके दोस्तों आगे के कुछ छोटे मोटे राज्य जीतता है। लेकिन जब ये मगध की तरफ बढ़ता है दोस्तों, तब ये इसे एक बात महसूस होती है कि इसने पोरस जो छोटा सा राज्य था उसको जीतने के लिए अपना भारी नुकसान करवाया। लेकिन आगे जो मगध खड़ा है दोस्तों, जिसका रूलर कौन था इस टाइम पे, धनानंद, उसके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घोड़े और 6,000 हाथी हैं दोस्तों, वॉर एलिफेंट हैं। उनसे लड़ पाना दोस्तों ऑलमोस्ट इसके लिए इम्पॉसिबल था। इस वजह से इसके जितने भी सैनिक होते हैं विद्रोह कर देते हैं और घर वापसी लौटने की मांग करने लगते हैं। ये देखकर अलेक्जेंडर अपना जो विश्व जीतने का अभियान था यहाँ पर छोड़ देता है और मगध के राजा धनानंद से डर के वापस चला जाता है। जब ये फैसला करता है वापस जाने का दोस्तों, वो 325 बीसी में वापस जाने का फैसला करता है। इसने जितनी भी अपनी टेरिटरी जीती होती है दोस्तों, ये वहां पर अपने जितने भी वो होते हैं मंत्रिमंडल जितने भी होते हैं उन्हें सौंप कर चले जाता है दोस्तों। ये 323 बीसी में ये बेबीलोन की तरफ पहुंच जाता है और बेबीलोन में जाकर 33 की उम्र में इसका देहांत हो जाता है। जितनी भी टेरिटरी इसने जीती थी दोस्तों, इसकी मौत के बाद इसका कोई भी सक्सेसर इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि जितनी भी टेरिटरी इसने जीती होती है उन्हें यूनाइट रख सके। इसलिए क्या होता है, ये जितनी भी टेरिटरी थी दोस्तों वो टूटने लगती हैं स्मॉलर किंगडम में, मैसेडोनिया, बेबीलोन और इजिप्ट में टूटने लगते हैं दोस्तों। इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ दोस्तों। अलेक्जेंडर ने जो इफेक्ट करा, इससे ये बात पता चल के आई कि जो यूरोपियन थे दोस्तों, उन्हें इंडिया से और यूरोप के बीच का रास्ता जो होता है, रूट, इसके बारे में पता चलने लगा और यहीं से ही यूरोपियंस की शुरुआत होती है दोस्तों इंडो बैक्ट्रियन और पार्थिशियन के इंडिया में आने की। इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है और आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं करें हैं, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरी इंस्टाग्राम की ऑफिशियल आईडी है SSC_CGLGS। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे दोस्तों। इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।